हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग जंक्शन। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें जो जो चीज़ें की नीड्स थी वो चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर ली हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले हमने देखा था कल सब मैट्रिक्स। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे जाननी है कि सब मैट्रिक्स कैन बी रेक्टेंगल, सब मैट्रिक्स कैन बी रेक्टेंगल एज वेल एज स्क्वायर। ये हमारी स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों हो सकती है। अब रैंक की डेफिनेशन क्या होती है, आइए यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए, रैंक की जो डेफिनेशन है वो है इफ़ ऑल तो रैंक की जो डेफिनेशन है वो हमारी है इफ़ ऑल द माइनर्स ऑफ ऑर्डर r प्लस 1 आर 0 एंड एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर r इज नॉन ज़ीरो, देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई r। ये डेफिनेशन आपको अभी उतनी समझ में नहीं आई होगी, बस ये सिर्फ और सिर्फ एक लिटरेचर वाइज ये डेफिनेशन है। आइए इसकी रियल मीनिंग क्या है, आइए हम आगे समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 4x4 ऑर्डर की, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 4x4 ऑर्डर की। अब हम इसका फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है तो हमारे पास दो केसेस बनेंगे, या तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा नॉन ज़ीरो होगा। डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो होता है तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो हमारा हो जाएगा 4। इस मैट्रिक्स का रैंक हमारा 4 हो जाएगा अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है तो। और सेकंड केस क्या बनेगा हमारा, सेकंड केस हमारा बनेगा डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। डिटर्मिनेंट अगर हमारा इक्वल टू ज़ीरो आता है तो यहाँ से हम एक बात तो कंफर्म कह सकते हैं, और वो ये कि इसका जो रैंक होगा वो हमारा 4 से कम होगा। अब रैंक अगर 4 से कम है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसके डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे, फिर हम उसके माइनस फाइंड आउट करेंगे 3x3 ऑर्डर के। 3x3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, तो उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा कि एटलीस्ट वन माइनर ऑफ 3x3 इज नॉन ज़ीरो। मतलब कि हमारा डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आया तो रैंक हमारा लेस देन 4 हो गया। उसके बाद हम इस मैट्रिक्स के माइनस फाइंड आउट करेंगे 3x3 ऑर्डर के। माइनस कैसे फाइंड आउट करना है ये हमने पीछे वीडियोस में देख चुके हैं। और फिर जब हम उसके माइनस फाइंड आउट कर लेंगे तो अगर एटलीस्ट वन माइनर ऑफ 3x3 इज नॉन ज़ीरो तो इस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी 3। ये हमारा पहला केस है। दूसरा क्या बनेगा कि ऑल द माइनर्स ऑफ 3x3 इज ज़ीरो। अगर ऐसा होता है इस केस में तो इसका मतलब है कि हमारा जो रैंक है वो हमारा रैंक लेस देन 3 होगा। इस केस में अगर हमारा ऑल द माइनस ऑफ 3x3 इज ज़ीरो, 3x3 के माइनस अगर ज़ीरो हो गए तो हम क्या करेंगे, हम 2x2 के माइनस फाइंड आउट करेंगे। 2x2 के माइनस फाइंड आउट किए, उसके बाद यहाँ भी वही केस बनेगा, एटलीस्ट वन माइनर ऑफ यहाँ पे ये 2x2, एटलीस्ट वन माइनर ऑफ 2x2 इज नॉन ज़ीरो। तो हमारा जो रैंक हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2। और अगर ऑल द माइनर्स ऑफ 2x2 इज ज़ीरो तो हमारा यहाँ पे रैंक हो जाएगा लेस देन 2। और लेस देन 2 क्या होता है, रैंक इक्वल टू 1। एक बात और ध्यान रखिएगा कि रैंक हमारा कभी भी 1 से कम नहीं होगा, 1 से वो ग्रेटर ही होगा। ये हमारा हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ये थी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है 3x4 ऑर्डर की, तो रैंक हमारा जो होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, रैंक जो हमारा होगा वो हमारा होगा लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ m और n। मतलब कि जो हमारा रोज और कॉलम्स है उसमें जो छोटी वैल्यू है, रैंक हमारी या तो उसके इक्वल होगी या तो फिर उससे कम होगी, उससे ऊपर नहीं हो सकती। तो जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है 3x4,
हमारा मिनिमम क्या है 3। उसी तरह रैंक जो हमारी होगी वो हमारी इस केस में जो हमारी रैंक होगी वो हमारी लेस देन और इक्वल टू 3 हो जाएगी। तो जो हमारा मैट्रिक्स है हम सबसे पहले उसके फाइंड आउट करेंगे। चेक ऑल द माइनर्स ऑफ 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 के सारे माइनर्स हम चेक करेंगे। अब यहाँ भी फिर से वही दो केसेस बनेंगे। एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ 3 क्रॉस 3 इज 0। अगर ऐसा होता है तो हमारा रैंक हो जाएगा 3। पर अगर ऑल द माइनर्स ऑफ 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से फिर दो केस बनेगा। यहाँ से फिर हम 2 क्रॉस 2 के माइनस फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे 2 क्रॉस 2 के जब माइनस फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास दो केस बनेगा। या तो एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ 2 क्रॉस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता है तो जो हमारा रैंक होगा वो हमारा 2 के इक्वल हो जाएगा। पर अगर ऐसा नहीं होता है यानी कि ऑल द माइनर्स ऑफ 2 क्रॉस 2 इज 0 तो यहाँ पे हमारी रैंक जो होगी वो लेस देन 2 हो जाएगी। तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, रैंक इज इक्वल टू 1। दोस्तों ये एक फ्लो चार्ट है जिसे आप रिमेंबर कर सकते हैं। इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 क्रॉस 3 के सारे माइनस चेकआउट करेंगे। 3 क्रॉस 3 के सारे माइनस अगर 0 हुए तो फिर हम फिर 2 क्रॉस 2 के सारे माइनस चेकआउट करेंगे। और 2 क्रॉस 2 का अगर एक भी माइनर अगर नॉन ज़ीरो है तो हमारा रैंक हो जाएगा 2। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा रैंक हो जाएगा 1। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे कि ये हमारी एक हो गई रेक्टेंगल मैट्रिक्स, ठीक है। अब रेक्टेंगल मैट्रिक्स में हमने क्या देखा था कि जो हमारा रैंक है वो होता है मिनिमम ऑफ mn, मतलब मिनिमम ऑफ 1 और 3, क्योंकि हमारे यहाँ पे m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 3 है, मतलब इज इक्वल टू 1। रैंक ऑफ a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू होता है। अब देखिए यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, अब यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 1। अब 1 से रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारी 1 से कम नहीं हो सकती, इसीलिए हमारी रैंक क्या हो जाएगी 1, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन। हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की। हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की। हमें हमेशा ध्यान देना ये हमारी है नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स क्या है, तो यहाँ पे हमारी जो हमारा रैंक हो जाएगा ये हो जाएगा 0। दोस्तों ये हमारा एक एक्सेप्शनल केस है। वैसे तो हमारी रैंक जो है वो 1 से कम नहीं होती, पर लेकिन नल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास रैंक जो होती है वो हमारी 0 हो जाती है। तो ये इसे आप लोग इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है जिसमें आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्या कभी रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1 से कम हो सकती है। तो जी हाँ, हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ नल मैट्रिक्स के केस में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारी तीसरी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे है मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 3, ये हमारी एक कॉलम मैट्रिक्स है। और यहाँ पे क्या है, ये हमारा है 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की। ये भी हमारी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे हमारा जो रैंक होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3 और 1। तो रैंक ऑफ ए हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1। क्योंकि ये हमारी नल मैट्रिक्स नहीं है तो इसके वजह से ये हमारी नल मैट्रिक्स नहीं है, तो इसके वजह से हमारी जो रैंक होगी वो हमारी 1 से कम नहीं होगी। तो रैंक हमारी क्या हो जाएगी 1। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे हमारी जो मैट्रिक्स है, एक हमारी मैट्रिक्स दी हुई है A 1x3 ऑर्डर की और दूसरी दी हुई है B, ये हमारी क्या दी हुई है 3x1 ऑर्डर की। आइए हम सब यहाँ से फाइंड आउट करते हैं A इंटू बी। A इंटू बी मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है इसके रोज के इक्वल हैं 3 3। तो यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3, ये हमारी हो जाएगी 10। ये क्या होगी 1x1 ऑर्डर की, ये हमारी, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 1 है ना। अब आइए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। यहाँ से आपको लग रहा होगा कि रैंक ऑफ ए भी 1 है, रैंक ऑफ बी 1 है, तो रैंक ऑफ ए बी निकालने के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पर लेकिन ये हम हमेशा नहीं कर सकते। आइए इसके आगे वाले क्वेश्चंस में देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी, तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा 1 और रैंक ऑफ बी क्या हो जाएगा, ये भी होगा 1। तो पिछले कंडीशंस के अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पे हमारा रैंक ऑफ ए बी हो जाना चाहिए 1, पर क्या रैंक ऑफ ए बी वाकई में 1 होगा? आइए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम a इंटू बी निकालते हैं। a इंटू बी क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 प्लस 0 माइनस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा 0। यानी कि दोस्तों ये हमारी क्या हो जाएगी नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, नल मैट्रिक्स का रैंक होता है 0। पर यहाँ पे आपने देखा रैंक ऑफ ए हमारा 1 था, रैंक ऑफ बी भी 1 था, पर लेकिन रैंक ऑफ ए बी क्या हो गया 0। इसीलिए रैंक ऑफ ए बी निकालने के लिए हम सेपरेटली फाइंड आउट कर लेंगे, कभी भी हम रैंक ऑफ ए इंटू रैंक ऑफ बी नहीं करेंगे। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारी है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमारी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करने का हमने क्या देखा था, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 1। डिटर्मिनेंट हमारा 1 हो गया, तो डिटर्मिनेंट अगर 1 हो जाता है मतलब कि डिटर्मिनेंट हमारा जो है अगर ये नॉन ज़ीरो होता है तो हमारी रैंक क्या हो जाती है, रैंक हमारी हो जाती इक्वल टू ऑर्डर। तो उसी तरह यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो है वो हमारा नॉन ज़ीरो है, तो यहाँ पे हमारी रैंक ऑफ I2 क्या हो जाएगी 2। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये एक है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये क्या है 2x3 ऑर्डर की है ना। यहाँ पे हमारे पास 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, 2x3 ऑर्डर की है। आइए तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमें इसकी जो हमारी रैंक होगी ये क्या होता है लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2 and 3। मतलब हमारी जो रैंक होगी वो लेस देन और इक्वल टू 2 हो जाएगी, क्योंकि मिनिमम हमारा 2 और 3 में से 2 है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसका मॉड। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट हमारा जो है देखिए हमारे पास क्या है मिनिमम ऑफ 2 और 3, तो मिनिमम हमारा क्या है 2। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले माइनस फाइंड आउट करेंगे 2x2 ऑर्डर के। तो 2x2 ऑर्डर कितने माइनस होंगे, आइए फाइंड करते हैं 1 2 4 5। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 5 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू -3, और ये क्या है नॉन ज़ीरो है। तो दोस्तों आइए एक बार हम चलते हैं हमारे फ्लो चार्ट पे। ये देखिए चेक ऑल द माइनस ऑफ 3x3, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम हमारा 3 था, और अगर इसका डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 तो हमारा रैंक क्या हो जाता था 3 के इक्वल।
तो सेम टू सेम यहाँ पे भी देखिए हमारा जो 2x2 ऑर्डर का जो माइनर था वो हमारा नॉन ज़ीरो आया है, तो हमारा यहाँ से रैंक क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान ये देना है कि हमें जो माइनर निकालना, माइनर हमेशा हम स्टार्ट करेंगे जो इसका मिनिमम होगा। यहाँ मिनिमम 2 था तो हम 2x2 के माइनस से स्टार्ट करेंगे। अगर 2x2 के अगर सारे माइनस अगर ज़ीरो हो जाते, सारे माइनस, जैसे हमने पहला माइनर लिया, दूसरा आप लीजिएगा, तीसरा, अगर सारे माइनस अगर ज़ीरो हो जाते तो फिर हम जाते 1x1 के माइनस पे। पर यहाँ पे हमने देखा हमारा जो ये माइनर था ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा था, इसलिए इसकी रैंक हमारे 2 के इक्वल हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह यहाँ भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है 2x3 ऑर्डर की, सेम टू सेम तरीके से। तो आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप देख सकते होंगे रैंक ऑफ ए जो है वो होगी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2, 3। तो मिनिमम क्या है, 2 है, तो हमारी जो रैंक होगी वो या तो 2 के इक्वल होगी या तो फिर 2 से कम होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x2 ऑर्डर के माइनस का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं 2x2 ऑर्डर के। यहाँ पे हम लेते हैं 1, 2 पहला माइनर, -2, 5। ये क्या हो जाएगा, 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9। ये भी हमारा नॉन ज़ीरो आया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रैंक है, रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, हमारा रैंक ऑफ ए हो जाएगा हमारा 2। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आप लोग जानते हैं सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा हो जाएगा 1 × 8। फ्रेंड्स डिटर्मिनेंट मैं डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेता हूँ। डिटर्मिनेंट हम लोग पीछे देख चुके हैं कैसे फाइंड आउट करना है। 2 × -1 + 3 × -2। यहाँ से डिटर्मिनेंट हमारा जो आ जाएगा 8 - 2 - 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारा जो डिटर्मिनेंट है अगर वो 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो रैंक होगा, रैंक ऑफ ए विल बी लेस देन 3। लेस देन 3 मतलब या तो 2 होगा या तो 1 होगा। डिटर्मिनेंट हमारा 0 आया, उसके बाद हम पहला स्टेप क्या करते हैं, हम 2x2 ऑर्डर के माइनस फाइंड आउट करते हैं। तो आइए 2x2 ऑर्डर का पहला माइनर लेते हैं, 1, 2, 1, 4। इसे हम फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 4 - 2 और ये हमारा है नॉट इक्वल टू 0। फ्रेंड्स नेगेटिव आए पॉजिटिव आए हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें बस इतना चेक आउट करना है कि वो 0 के इक्वल तो नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 - 2 इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए हमारा हो जाएगा 2। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है हमारे पास एक है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से पहले हमें ये चेक करना है कि रैंक ऑफ ए जो होगा वो हमारा होगा लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3 और 4। ये हमारा आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ, तो यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा। मतलब कि हमारा जो रैंक होगा वो या तो 3 होगा या तो फिर 3 से कम होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि 3 को तो लेस देन और इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, हमें चेकआउट करना है 3x3 ऑर्डर के माइनर्स। तो आइए हम कोई माइनर चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं 2, 1, 3, 3, 4, 7, 1, 0, 1। ये भी एक 3x3 ऑर्डर का माइनर है। तो आइए हम इसे फाइंड करते हैं।
ये हमारा हो जाएगा 0। मतलब कि हमारा जो रैंक था वो या तो 3 के इक्वल था या उससे कम था। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, 3x3 ऑर्डर का एक माइनर फाइंड आउट किया। 3x3 ऑर्डर का अगर एक भी माइनर अगर 0 आ जाता है, ये माइनर हमारा 0 हो गया। उसी तरह हम सारे माइनर्स को चेकआउट करेंगे। यहाँ पे आइए हम एक और माइनर देख लेते हैं। 4 2 1 6 3 4 2 1 0, ये भी हमारा 3x3 ऑर्डर का माइनर है। ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू -4 -2 इंटू -8 प्लस 1 इंटू 6 -6 0। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, -16 प्लस 16, ये हमारा क्या आ गया 0। तो देखा दोस्तों, हमने यहाँ पे 3x3 ऑर्डर के 2 माइनर्स लिए और दोनों हमारे क्या हो गए 0। तो यहाँ पे 3x3 ऑर्डर्स के 2 ही माइनर्स पॉसिबल थे, हमने दोनों चेकआउट कर लिए। मतलब कि हमारे 3x3 ऑर्डर्स के दोनों माइनस 0 हो गए। मतलब कि हमारा जो, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रैंक है ये नॉट इक्वल टू 3 आएगा। ये हमारा रैंक हमारा आएगा, रैंक हमारा हो जाएगा लेस देन 3। और लेस देन 3 का मतलब क्या है, या तो 2 होगा या तो 1 होगा। तो इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हम 2x2 ऑर्डर के माइनस फाइंड आउट करेंगे। तो आइए 2x2 ऑर्डर के माइनस हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक माइनर 2 1 3 4। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने ये माइनर लिया है, ऊपर के 4 एलिमेंट्स 2 1 3 4। इसे फाइंड करने पे क्या आएगा हमारा, ये हमारा आएगा 8 - 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हमारा एटलीस्ट एक भी माइनर 2x2 ऑर्डर का अगर नॉन जीरो है तो हमारा रैंक क्या हो जाता है, रैंक हमारा हो जाएगा इक्वल टू 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हमने क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लिए। आइए अब आगे कुछ हम प्रॉपर्टीज देखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स की। देखिए मैं स्लाइड खोल लूं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन जो कि हमने कल देखा था, ये हमारी रैंक को चेंज नहीं करती। दूसरी प्रॉपर्टी, रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड, तो इसे हम इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी बात, अगर कोई एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हमने क्वेश्चंस में भी देखे थे, तो रैंक हमारा जो होगा वो या तो मिनिमम ऑफ m और n के इक्वल होगा या तो फिर ये उससे कम होगा। और दूसरा, रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारा होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स हमने ये देखा था, अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारा जो रैंक आता है वो ऑर्डर के इक्वल आ जाता है। और दूसरा, इफ A is a n cross n non singular matrix then rank of A is equal to rank of A inverse। और तीसरी, ये हमारी प्रॉपर्टी है जिसे हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, इफ रैंक ऑफ A is equal to rank of A ट्रांसपोज is equal to, इफ नहीं फ्रेंड्स ये हर जगह होल्ड होता है, इसे आप देख लीजिएगा। तीसरा, रैंक ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, यहाँ पे मतलब क्या है, अगर हमारी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जितने भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे वही उसके रैंक के इक्वल हो जाएगा। और रैंक ऑफ ए रो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 और 1। 0 तब होगा जब वो हमारी एक नल मैट्रिक्स होगी। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास हो गया 0 0 0, तो ये भी हमारी एक रो मैट्रिक्स है।
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक रो है और 3 कॉलम्स हैं, तो ये हमारा रो मैट्रिक्स है, पर इसका रैंक क्या होगा 0। पर अगर इनमें से कोई एक भी एलिमेंट अगर नॉन ज़ीरो होता, यहाँ पे अगर कोई भी एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होता तो हमारी रैंक क्या हो जाती, इक्वल टू 1। उसी तरह 9th प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए इज अ रो मैट्रिक्स एंड बी इज अ कॉलम मैट्रिक्स, और अगर ए भी एग्जिस्ट करता है तो फिर ए भी एग्जिस्ट अगर करता है तो जो हमारी रैंक ऑफ ए बी होगी, ये हमारा इक्वल टू रैंक ऑफ ए इंटू रैंक ऑफ बी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हमने पीछे क्वेश्चन देखा था जिसमें कि हमारी ए इंटू बी जो मैट्रिक्स थी वो हमारी नल मैट्रिक्स बन गई थी, उस केस में आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा, इफ इन अ मैट्रिक्स ऑल द रोज और द कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैट्रिक्स में अगर ऑल द रोज और ऑल द कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल तो हमारा जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा 0, इसलिए हमारी रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। और ये हमारी एक है रो एचलॉन फॉर्म। रो एचलॉन फॉर्म का मतलब क्या है, रो एचलॉन फॉर्म में हमें क्या बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले, इफ देयर इज एनी जीरो रो इट मस्ट बी लास्ट रो, मतलब कि अगर कोई भी हमारी अगर जीरो रो है तो हमें उसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के उसे लास्ट रो बनानी है। या यहाँ पे लिखा, इफ नॉट शिफ्ट द जीरो रो टू लास्ट रो बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरी प्रॉपर्टी, the number of zeros before a non-zero elements of each row is less than the number of zeros before a non-zero element in next row। मतलब ये, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए बी सी 0 डी ई 0 0 एफ, मतलब कि देखिए यहाँ पे जैसे देखिए हमारी जो थर्ड रो है, थर्ड रो में नंबर ऑफ जीरोस 2 है, सेकंड रो में नंबर ऑफ जीरोस 1 है। यहाँ पे ये लिखा है, अगर ये थर्ड रो जो हमारी है ये अगर सेकंड रो होती और सेकंड रो अगर हमारी थर्ड रो होती तो फिर ये रो एचलॉन फॉर्म में अलाउड नहीं है। रो एचलॉन फॉर्म में जो नीचे वाली जो रो है इसमें इसके नंबर ऑफ जीरोस ऊपर वाली रो से ज़्यादा होने चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऊपर वाली रोज में जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो नीचे वाली रोज से कम होने चाहिए। आइए इस पे भी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर ये हमें और ज़्यादा क्लियर होगा। दोस्तों, जैसे कि हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए इसका हम रैंक फाइंड आउट करेंगे रो एचलॉन फॉर्म से। तो आइए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या ये रो एचलॉन फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो जीरो रो है वो हमेशा बॉटम पे होनी चाहिए। तो ये देखिए जो हमारी जीरो रो है वो ऑलरेडी बॉटम पे है। और दूसरा क्या था कि नंबर ऑफ जीरोस बॉटम रो में सबसे ज़्यादा होने चाहिए बाकी किसी रो से। तो यहाँ देखिए हमारी जो फर्स्ट रो है वहाँ पे हमारे नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 1 है, और सेकंड रो में क्या है, 2 है। तो ये हमारी रो एचलॉन फॉर्म में ऑलरेडी है। तो यहाँ से हमारा रैंक क्या होता है, रैंक हमारा होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नॉन जीरो रोज कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पे हमारा रैंक क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन पे है, ये हमारा है 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स। तो आइए चेक करते हैं क्या ये हमारी, आइए चेकआउट करते हैं क्या ये हमारा रो एचलॉन फॉर्म में है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा नंबर ऑफ अगर कोई हमारी जीरो रो है तो वो हमेशा बॉटम पे होनी चाहिए, और लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई भी नॉन जीरो रो नहीं है तो वो कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरा क्या था
कि बॉटम रो में जो नंबर ऑफ ज़ीरोस हैं वो अपर रोज से ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ पे देखिए थर्ड रो में हमारे पास 2 ज़ीरोस हैं, सेकंड में 1 है और फर्स्ट में 1 भी नहीं है, तो वो कंडीशन भी हमारी यहाँ पे फुलफिल्ड है। और तीसरा, ये हमारा रो एचलॉन फॉर्म में है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में आर ई लिखेंगे। तो यहाँ से हमारी रैंक क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी हमारी इक्वल टू 3, क्योंकि रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो यहाँ पे नॉन जीरो रोज कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि रो एचलॉन फॉर्म से हम कैसे किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे उससे पहले कुछ बातें जान लीजिए। हमेशा A11 को हम 1 बनाने की कोशिश करते हैं अगर पॉसिबल है तो, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बिना भी हम रैंक निकाल सकते हैं। पर लेकिन रो एचलॉन फॉर्म का अगर कोई हमारा थ्योरी क्वेश्चन, अगर हम कोई थ्योरी एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा A11 है ये हमारा 1 बन जाए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। और रो एचलॉन फॉर्म में हमेशा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही यूज करना है आपको। और दूसरा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो एचलॉन फॉर्म, ये चीज़ हमने अभी पहले देखी थी। तो आइए एक क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम बनाएंगे रो एचलॉन फॉर्म में। तो आइए पहले चेकआउट करते हैं क्या ये रो एचलॉन फॉर्म में है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या थी कि अगर कोई हमारे पास 0 रो है तो वो हमेशा बॉटम में होनी चाहिए, वो हमेशा सबसे लास्ट रो में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई भी 0 रो नहीं है, तो वो कंडीशन तो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरी जो कंडीशन थी वो क्या थी कि सबसे बॉटम में जो रो है उसके जो ज़ीरोस हैं वो सबसे ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए थर्ड रो में हमारे पास 2 ज़ीरो है, सेकंड रो में 1 है, फर्स्ट रो में 1 भी नहीं है, तो वो कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। मतलब कि ये हमारी एक रो एचलॉन फॉर्म में पहले से है, रो एचलॉन फॉर्म में है। और यहाँ पे देखिए A11 हमारा 1 है जैसा कि हमने कहा था, तो ये हमारा ऑलरेडी रो एचलॉन फॉर्म में पहले से ये प्रेजेंट है। तो यहाँ से हमारी रैंक क्या हो जाएगी, रैंक जो है वो हमारा हो जाएगा इक्वल टू 3, क्योंकि ये क्या होता है हमारा नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो एचलॉन फॉर्म। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हमारे पास है, हमारे पास 3 है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए ये देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन है 3x3 ऑर्डर का। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये हमारा रो एचलॉन फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हम लगाते हैं R3 इक्वल टू R3 माइनस R1। देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हमने देखा था कि हम किसी भी रो को उसके R3 को हम R3 माइनस R1 से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारी ए क्या हो जाएगा, R1 तो सेम टू सेम एज इट इज रहेगा, R2 भी सेम टू सेम रहेगा, पर R3 देखिए R3 हमारा बन जा रहा है R3 माइनस R1। तो यहाँ पे जो हमारा R3 है, R3 1 जो हमारा है ये 1 हो जाएगा 1 माइनस 1, क्योंकि R3 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 हमारा हो जाएगा 0। उसी तरह सेकंड कॉलम में 1 माइनस 1 0, थर्ड कॉलम में 1 माइनस 1 फिर से हो जाएगा हमारा 0। तो दोस्तों क्या ये हमारा रो एचलॉन फॉर्म में है, तो अभी भी ये हमारा रो एचलॉन फॉर्म में नहीं है ना। तो आइए इसे अब हम देखते हैं। अब हम यहाँ पे लगाएंगे R2। अब हम R2 पर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, R2 को हम करेंगे R2 माइनस R1।
तो R2 माइनस R1 करने पे हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा हो जाएगा, R1 तो एज इट इज रहेगा 1 1 1, R2 हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, क्योंकि देखिए ये हमारा -1 है, ये हमारा 1 है, तो R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 2। थर्ड कॉलम हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1 0, और R3 तो हमारा एज इट इज रह जाएगा। अब ये हमारा हो गया। अब हम इसके फर्दर अब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम किसी भी एलिमेंट को अब हम फर्दर ज़ीरो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम इस 2 को अगर हम ज़ीरो करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं ये हमारे अल्टर हो जाएंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हुए रो एक्लॉन फॉर्म में हमें ये ध्यान में रखना है, हमें मैक्सिमम एलिमेंट्स को ज़ीरो करना है। तो अब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाएंगे। तो आइए चेकआउट करते हैं क्या ये हमारा रो एक्लॉन फॉर्म में है। देखिए यहाँ से भी हम रैंक निकाल सकते हैं, रैंक हमारी हो जाएगी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, मतलब रैंक हमारा हो जाएगा इक्वल टू 2। पर लेकिन हम यहाँ पे रो एचलॉन फॉर्म से फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम रो एचलॉन फॉर्म से ही जाएंगे। तो देखिए ये अभी भी ये हमारा रो एचलॉन फॉर्म में नहीं है। इसे करने के लिए क्या क्यों नहीं है, पहली कंडीशन थी कि जो नंबर ऑफ ज़ीरो रोज है वो हमेशा बॉटम में होनी चाहिए, तो वो तो यहाँ पे है। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो हमारा नीचे जो हमारे रोज हैं ज़ीरोस के वो ऊपर वाले रो से ज़्यादा होने चाहिए, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पर लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो हमारा 2 है ये हमारा सेंटर में है, 2 को होना चाहिए सबसे राइट मोस्ट साइड पे। तो इसको करने के लिए क्या कर देंगे, हम C2 और C3 को चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 1 1 0 0 -2 0 0 0। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने लगाया है वो हमने इसे रो एचलॉन फॉर्म में लाने के लिए, जो उसका ओरिजिनल मॉडल है उसमें लाने के लिए किया है। हम एलिमेंट्स को जीरो करने के लिए हम कॉलम नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ रो ही लगाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हमारी रैंक क्या हो जाएगा, रैंक हो जाता है हमारा नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, तो ये हमारा हो जाएगा 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, इसे भी हम फाइंड आउट करेंगे रो एचलॉन फॉर्म से। तो सबसे पहले ये देखिए ये हमारा अभी रो एचलॉन फॉर्म में नहीं है, तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। सबसे पहला हम लगाते हैं R2 प्लस R1, क्योंकि हमें मैक्सिमम एलिमेंट्स को जीरो करना है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम R2 और R1 को अगर हम जोड़ दें तो 1 - 1 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी, R1 तो एज इट इज़ रहेगा, R3 भी एज इट इज़ रहेगा। R3 और R1 को हम नहीं टच कर रहे हैं, पर R2 क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1, 1 - 1 0, 2 + 2 4, 3 + 2 5। अब दोस्तों अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो हम बाकी किसी भी एलिमेंट्स को अब हम ज़ीरो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम अपना रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना बंद कर देंगे। अब यहाँ से हमारी जो रैंक हो जाएगी, देखिए दोस्तों अगर आपका थ्योरी एग्ज़ाम नहीं है, अगर सिर्फ आपको MCQ देखना है, तो फिर वहाँ पे आपको रो एक्लॉन फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आपको मैक्सिमम एलिमेंट ज़ीरो करना है। उसको करने के बाद आप डायरेक्ट नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कैलकुलेट कर लीजिए, वही आपका रैंक हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितने हो जाएंगे, 3। तो यहाँ पे हमारा रैंक जो हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल टू 3। रो एक्लॉन फॉर्म सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पेपर के लिए है, बाकी सब के लिए तो आपने रैंक निकालना
माइनस से आपने सीख लिया था जो एकदम स्टार्टिंग क्लास में हमने की थी, तो वहाँ से भी आप रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें रो एशलॉन फॉर्म का जो मेथड है वो हमें क्लियर हो जाए। तो आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं एप्लीकेशन ऑफ रैंक कैलकुलेशन, कि आखिर हम जो ये रैंक कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम कर क्यों रहे हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स टेल्स अबाउट नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। मतलब कि हमारा जो रैंक है, मान लीजिए हमारी रैंक जो है वो इक्वल टू आर आ रही है, तो उस मैट्रिक्स में, जिस मैट्रिक्स का हमने रैंक फाइंड आउट किया है, उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज आर होंगे और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स भी आर होंगे। अब इंडिपेंडेंट रोज और इंडिपेंडेंट कॉलम्स का मतलब क्या है, आइए अगले स्लाइड में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अगर हमने लिखा है R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R3, तो यहाँ पे आप ये देखिए जो हमारा ये R2 है वो R1 और R3 पे डिपेंड कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट रो। ये हमारा इंडिपेंडेंट रो नहीं है, ये हमारा डिपेंडेंट है, क्योंकि ये R1 और R3 की वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज करेंगे R2 हमारा चेंज होता रहेगा। पर लेकिन इंडिपेंडेंट रो का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमारा हमने कर दिया R2 इज इक्वल टू 3, R3 इज इक्वल टू 4, R1 इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने लिख दिया R2 प्लस 2R3। अब देखिए R2 हमारा 3 है, क्या ये किसी भी दूसरे रो पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट रो। R3 भी हमारा इंडिपेंडेंट रो है, पर लेकिन R1 देखिए, R1 जो है वो हमारा R2 और R3 दोनों पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मान लीजिए हम R2 की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारा R1 चेंज हो जाएगा, उसी तरह R3 पे भी। तो ये होता है हमारा इंडिपेंडेंट रोज और डिपेंडेंट रोज का कॉन्सेप्ट। आइए देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ R1 इज इक्वल टू 2R2 प्लस 3R3, तो यहाँ पे R1 हमारा क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट ऑन R2 और R3। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल देखिए, इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो हमारा 2 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास 2 रोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड 2 कॉलम्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, अगर रैंक ऑफ ए अगर हमारा 2 है और ऑर्डर 3 है, तो 3 माइनस 2 कितना होता है, 1, मतलब 1 रो हमारा लीनियरली डिपेंडेंट है और 1 कॉलम हमारा लीनियरली डिपेंडेंट है। या फिर हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, तो डायरेक्ट 2 रोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड 2 कॉलम्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर क्या होता है। रो वेक्टर, हमारे पास एक रो मैट्रिक्स अगर गिवन है तो उसे ही हम कहते हैं रो वेक्टर। रो मैट्रिक्स को ही हम रो वेक्टर कहते हैं। और कॉलम वेक्टर क्या होता है, हमारे पास अगर कोई एक कॉलम मैट्रिक्स दी है, देखिए कॉलम मैट्रिक्स को लिखने के 2 तरीके हैं, उसी तरह रो मैट्रिक्स को भी लिखने के 2 तरीके हैं, पर इसे हम अमूमन ऐसे ही लिखते हैं। पर लेकिन कॉलम मैट्रिक्स को हम कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है, 1 2 3 का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लेने पर आपको दोबारा यही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो रो वेक्टर हमारा होता है रो मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर होता है कॉलम मैट्रिक्स। तो आइए रो वेक्टर और रो मैट्रिक्स अगर दी हुई हैं तो उससे हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे, उसके हम स्टेप्स जान लेते हैं। हम एक एल्गोरिथम डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, हमारे पास स्टेप 1, अरेंज द गिवन वेक्टर्स इन अ मैट्रिक्स। मतलब कि अगर हमारे पास 3 रो मैट्रिक्स दी हुई हैं तो हम उसे अरेंज करके एक मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेंगे, समझ रहे हैं। उसी तरह अगर कोई कॉलम दिया है तो हम उसको अरेंज करके एक मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है,
सेकेंड स्टेप क्या है, हमें फाइंड आउट करना है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ से हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम्स। मतलब कि अभी हमने पीछे देखा कि रैंक, ये देखिए अगर हमारा रैंक आर है तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज आर होगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स भी आर होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम्स। और हमने क्या देखा था, जो हमारा रो है, हमारा जो रोज है वही हमारे वेक्टर्स हैं, तो जितने ही लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होंगे उतने हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो जाएंगे। और दूसरा, अगर रैंक ऑफ ए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप ध्यान से देखिए, अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल आता है तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी वेक्टर्स हैं वो सभी लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अगर रैंक नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल आता है तो, पर अगर रैंक हमारा नंबर ऑफ वेक्टर्स से कम आता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब उसमें से कोई ना कोई वेक्टर ऐसा है जो दूसरे वेक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। आइए, कि इसे उसी को हमने यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। रैंक ऑफ ए अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स के, रैंक ऑफ ए अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल आता है तो वहाँ से हम क्या कह सकते हैं, वहाँ से हम दो कंक्लूजन ले सकते हैं कि जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा वो हमारा नॉन जीरो होगा और सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। पर अगर रैंक ऑफ ए हमारा नंबर ऑफ वेक्टर्स से कम आता है तो वहाँ से हम कंक्लूजन क्या ले सकते हैं, जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू जीरो है और सेट ऑफ वेक्टर्स क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। आइए एक क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, सबसे पहला स्टेप हमारा था कि इसे हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। तो आइए, कॉलम है तो कॉलम वाइज -1 -1 0 2 1 3 3 2 5। तो अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, हमें निकालना इसका डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट हमारा हो जाएगा 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू +5 प्लस 3 इंटू -3। तो इसका जो हमारा डिटर्मिनेंट ये जो हमारा आ जाएगा -1 प्लस 10 9 -9 0। तो हमारा क्या हमने देखा, यहाँ पे आप देखिए क्या एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हमारा जो रैंक ऑफ, यहाँ से हमारा जो मॉड ए है वो हमारा 0 आ गया, या फिर ये हमारा 0 है तो यहाँ से हम रैंक के बारे में क्या कह सकते हैं। सबसे पहले आइए रैंक निकालते हैं। रैंक ऑफ ए जो है वो हमारा लेस देन 3 होगा। सही है, क्योंकि हमने देखा था अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाता है तो उसका जो रैंक होता है वो उसके ऑर्डर से कम होता है, लेस देन 3 होगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो रैंक ऑफ ए है ये हमारा लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स है। सही है, क्योंकि यहाँ देखिए हमारे जो नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं वो हमारे 3 हैं और रैंक जो है वो हमारी लेस देन 3 आएगी। तो इसका मतलब क्या है, जो वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं, द सेट ऑफ वेक्टर्स विच आर गिवन आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है,
तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, नलिटी के बारे में। तो नलिटी कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है। हमने देखा था रो एचलॉन फॉर्म में जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है वो हमारे क्या होते थे, वो हमारे होते थे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो जीरोस क्या होते हैं, नलिटी हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ जीरो रोज इन रो एचलॉन फॉर्म। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पे होगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। हमारी रैंक क्या होती थी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो एचलॉन फॉर्म। हमारी नलिटी क्या होती है, नलिटी हमारी होती है नंबर ऑफ जीरो रोज इन रो एचलॉन फॉर्म। अब यहां से आप देखिए नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो हमारे रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए के बराबर होंगे। वो कैसे, आइए जानते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो हैं नॉन जीरो रोज और एक हमारा है जीरो रोज, ठीक है। तो ये दो हमारे क्या हो जाएंगे, रैंक हो जाएंगे और ये हो जाएगी नलिटी। तो यहां से आपने देखा हमारे पास रोज कितने थे, 3, और रैंक हमारा कितना है, 2, और नलिटी हमारी है 1। तो यहां से हमारा ये आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज जो होता है वो हमारा रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए के बराबर होता है। तो अब ये देखिए जितने नंबर ऑफ रोज हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स में उतनी हमारी ऑर्डर होती है। यहाँ पे हमारे पास 3 रोज हैं और 3 ऑर्डर, और 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर भी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो प्लस एक्स, मतलब रैंक प्लस नलिटी। ये हमारी n है। अब यहां से हम देख सकते हैं कि नलिटी जो हमारी हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी ऑर्डर नलिटी जो हमारी हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी ऑर्डर माइनस रैंक, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एप्लीकेबल है। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ ऑर्डर के इक्वल होता है, इसलिए हमारी जो नलिटी हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी ऑर्डर माइनस रैंक। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जैसे हमने उसमें एक फ्लो डायग्राम देखा था वैसे ही यहाँ पे भी एक फ्लो डायग्राम है कि ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर का, तो अगर उसका रैंक जो है लेस देन n है, मतलब उसका जो रैंक है वो उसके ऑर्डर से कम है, तो वहाँ से हमारा कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 होगा। सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसका मतलब भी वही है कि जो हमारा रैंक है वो लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स है या फिर लेस देन नंबर ऑफ ऑर्डर्स है। तो वहाँ से भी हमारा जो डिटरमिनेंट हो जाता है वो इक्वल टू 0 हो जाता है। और दूसरा नलिटी अगर हमारी नॉन ज़ीरो है, मतलब कि नलिटी अगर नॉन ज़ीरो है इसका मतलब है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई ना कोई रो हमारी 0 है। तो यहाँ से भी हमारा क्या हो जाएगा कि रैंक ऑफ ए जो होगा वो हमारा लेस देन n होगा। तो यहाँ से भी हम क्या कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 0 होगा। अब दोस्तों ये बात ध्यान दीजिएगा, जो हमारा रैंक है वो हमारा बताता है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कितने हैं और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स कितने हैं। अगर हमारी रैंक अगर r है तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज भी r होंगे, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स भी r होंगे। और नलिटी हमें बताता है नंबर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट रोज और नंबर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम्स। मतलब नलिटी अगर हमारी n है किसी मैट्रिक्स में, तो जो हमारे पास नंबर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट रोज होंगे वो भी n होगी और नंबर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम्स भी n होंगे। तो दोस्तों आई होप आपने रैंक और नलिटी
दोनों के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। आप चाहें तो इन सभी जो फ्लो डायग्राम्स हैं, जो हमारे पास एक फ्लो चार्ट है, इन सभी का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। आपके रिवीजन के टाइम पे ये काम आएंगे। दोस्तों, हमें रैंक और नलिटी में कुछ नहीं, बस स्टेप बाय स्टेप जो हमने प्रोसेस देखे हैं, हमें वो सभी सॉल्व करते जाने हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और किसी एक दोस्त के साथ शेयर करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।